बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आयशा भी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम अनम अहमद है। मैंने वैसे आपका नाम ले दिया। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, एज यू ऑल नो। लोग मेरे से पूछते हैं भाई आप छुट्टी क्यों नहीं करती हैं, कभी छुट्टी कर लिया करें। वैसे जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कोई लंबी छुट्टी नहीं की, तो मैं उनको जवाब देती हूँ कि भाई हम बिलीव करते हैं काम पर और बस काम पर, क्योंकि हमें इंस्पिरेशन हमारे ऐसे हीरोज से मिलती है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बनाया बल्कि हमारे लिए एक ऐसी मिसालें कायम की कि जब भी हम थकने लगते हैं, रुकने लगते हैं, तो हमें याद आता है कि हमारे पास एक मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने कहा था कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और आज उनका यौम वफात मनाया। उनका यौम वफात है 1948 को, यानी पाकिस्तान बनाने के 1 साल के बाद ही उनकी वफात हो गई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो खिदमात हैं, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान, हमें तो पाकिस्तान बनाया मिला है, लेकिन जिस तरह से कुर्बानियाँ दी गई और जो मेहनत हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उनकी बहन फातिमा जिन्ना, उनका जिक्र ना किया जाए तो शायद ये बात मुकम्मल नहीं होती कि उन्होंने भी शाना बशाना या उनके साथ मिलकर, जिस तरह से कहा जाता है, बिल्कुल उन्होंने भी साथ मिलकर काम किया है। और एक चीज़ ठान ली थी कायद-ए-आज़म ने कि मुसलमानों को अलग रियासत का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, जो हालात उस वक्त हो गए थे, तो उन्होंने उस चीज़ को पूरा करके दिखाया और आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं उनकी वजह से। दो कौमी नज़रिया दिया जनाब उन्होंने, बड़ी जल्दी वो समझ चुके थे कि भाई इस बरे सगीर पाको हिंद के अंदर जो है ना वो गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू बहुत बड़ी अक्सरियत के अंदर है और अगर एक अलग वतन हासिल ना किया गया तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं कि वो अक़लियतों के साथ, ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ क्या करें। तो आज के दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, जिन्होंने पैगाम दिया तंजीम का, इत्तेहाद का और ईमान का। उनकी बदौलत आज पाकिस्तान है और अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें इसको आगे लेकर चलना है और अच्छे तरीके से अपनी गलतियों को जांचते हुए। और हम वो कौम है जो अपने हीरोज को याद रखती हैं। तो सलाम हमारी तरफ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि बानी पाकिस्तान थे और उन्होंने हमें ये वतन, आज़ाद वतन दिया, जिसका जिक्र अनम भी कर रही थी कि हम आज़ादी के साथ सांस ले सकते हैं। अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं अपने दीन की, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं, इसके अलावा मैं यही बात करने लगी थी कि यहाँ पर अक़लियतें महफूज हैं और इस बात को यकीनी बनाया। कायद-ए-आज़म ने जो अपना पैगाम दिया था, जो अपना खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस वतन में तमाम अक़लियतें महफूज होंगी, रंगो नस्ल से बालातर होकर हमने यहाँ पे रहना है। जो चीज़ें मुसलमानों ने बरे सगीर में उस टाइम पे फेस की थी, वो आगे चलकर यहाँ की अक़लियतों को फेस ना करना पड़े, इसीलिए हमने ये आज़ाद वतन बनाया है। और इसके पीछे हमने सोचा जो स्ट्रगल्स हैं उस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, चूँकि आज कायद-ए-आज़म का यौम वफात। प्रेडिक्शंस भी उन्होंने की थी, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। तो उन प्रेडिक्शंस के ऊपर हमें पूरा यकीन है, उसको हम मैनिफेस्ट भी करेंगे। लेकिन जब आ जाती है बात कुदरती आफात की, तो उसके आगे जो हजरत इंसान है वो बेबस होकर रह जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स की सिचुएशन है, मानसून का सिलसिला जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इस वक्त अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन है। हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची के इलाके गडाब टाउन में अगर हम बताएं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, दीगर इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त मलीर नदी पर जो सिचुएशन है अनम, वो बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वहाँ के लोग और उनके घर, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। वहाँ पर बुरा हाल है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर क्या है, थड्डो डैम भी बताया जा रहा है कि वो ओवरफ्लो हो गया। गडाब टाउन में अफसोसनाक वाकया भी पेश आया, जहाँ पर नदी में डूबने से खातून समेत 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला सामने आई। और हुकाम का ये भी बताना है कि गाड़ी में सवार 7 अफराद भी डूब गए। वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, साजिद आवान से जान लेते हैं। साजिद, आप इस वक्त मलीर नदी पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। कल से अब तक कितनी बारिश वहाँ पर हो चुकी है? जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर नदी पर मक्सी गोट के करीब। और मलीर नदी में गुज़िश्ता रोज़ जो तोग़यानी की सूरत हाल थी, उसमें कई आबादियाँ जो हैं वो ज़ेर आब आ गई थी, जिसमें सोराब गोट के इलाके जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। इसके अलावा सादी टाउन और अतराफ़ की जो सोसाइटी हैं वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल हो गया था। मेहरान गुलशन मेहरान सोसाइटी है, वहाँ पर जो है पानी की बड़ी मकदार जो है वो दाखिल हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर शहरियों को नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। और वहाँ पर रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान फ़ौज के जवान भी मौजूद थे और रेंजर्स भी मौजूद थी। इसके अलावा सादी टाउन में जो है वो अब जो है वो मामूलात ज़िंदगी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और पानी का बहाव जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और नकासी आपका काम भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त नदी में, अगर मेरे कैमरा पर्सन आमिर दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर नदी में पानी का बहाव जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ इसके जो बंद बांधे गए थे, टेम्परेरी बंद, जो कि यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का काम भी हो रहा है, तरक्याती काम, तो यहाँ पर टेम्परेरी बंद
बंद यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन उन बंदों से भी ऊपर जो है वो पानी आ गया था और यहाँ पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का काम हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था। यहाँ पर हमने देखा कि मशीनरी हैवी जो है वो पानी में डूबी हुई नज़र आई और उसके अलावा कंटेनर्स जो है वो डूबे नज़र आए। लेकिन आज पानी का बहाव कम होने के बाद जो है वो अब मामलात ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ पानी था वहाँ से अब नकासी आप का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया और लोग जो घरों से बाहर गए थे उन्हें अब वापस जो है वो अपने अपने घरों की जानिब आना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा मेवाशाह कब्रिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ क्योंकि लियारी नदी में भी जो है वो तुग़यानी थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो मकीन थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश हम ये कह सकते हैं साजिद कि ऑलमोस्ट पूरा कराची जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इन बारिशों और अर्बन फ्लडिंग की वजह से। मुराद अली शाह सीएम सिंध अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात भी कर रहे थे और यही कह रहे थे कि ये तनकीद का वक्त नहीं है बल्कि सबको मिलकर काम करना है। तो क्या आपको वहाँ पर इंतजामिया, गवर्नमेंट, इदारे मिलकर काम करते हुए नजर आए और इस वक्त रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा ये भी बताइए। जी देखिए, जब यहाँ पर तुग़यानी की सूरत हाल थी इन दो नदियों में, जो कि एक लियारी नदी है और एक मलीर नदी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का बहाव था। इसके अलावा ठड्डो डैम से जो पानी का ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद जो अतराफ़ की आबादी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान फ़ौज के जवान जो हैं वो भी फौरी तौर पर पहुँचे और उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स और पुलिस और दीगर फलाई इदारे जो हैं वो भी स्पॉट पर मौजूद थे और लोगों की मदद करते हुए नजर आए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इन नदियों से जो पानी गुजर के समंदर में जा रहा है, तो समंदर में इस वक्त हाई टाइड्स हैं जिसकी वजह से ये नदियों का जो पानी है वो फौरी तौर पर समंदर बुर्द नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फ्लो जो है वो नदियों का बढ़ता है और ओवरफ्लो होने के बाद जो आबादियों में पानी दाखिल हुआ। इस वक्त समंदर में अगर देखा जाए तो तुग़यानी की सूरत हाल है, पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए नाले जो हैं वो नीचे हैं और नालों का पानी जो है वो फौरी तौर पर समंदर में नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि शहर के जो बड़े नाले हैं उनमें तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हुई, नदियों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से जो है इलाका मकीन जो है अतराफ़ के जो आबादियाँ थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो काम करते हुए नजर आ रही है, उसकी मशीनरी काम करते हुए नजर आ रही है, तमाम इदारे काम करते हुए साजिद नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तमाम इदारे मिलकर अगर काम करें और लोगों को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जो है वो फराहम करें। इस वक्त कराची का और गिरदोनवाह का मौसम कैसा है? वहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है? जी कराची में अगर आज की प्रेडिक्शन की बात की जाए तो आज महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन तो नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो बारिश का सिलसिला जारी है, 2 रोज़ से आज भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है आज सुबह से जारी है। इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची की सूरत हाल से मुतालिक। कह रहे हैं हाई टाइड्स है जिसकी वजह से पानी जो है ना वो इन नदियों से निकलकर समंदर बोट फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन पानी कम होना शुरू हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है ना अनम कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जिनका घर में रखा हुआ सामान तबाह हो गया, जिनके घर वालों की जानें चली गई हैं, पूरा किस तरह उनको से जवाब कौन देगा? क्योंकि वो तो सवाल करते हैं क्या कोई भी कॉम्पनसेशन उनके लिए काफ़ी होगी? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉम्पनसेशन क्या की भी जाएगी उस तरह से जो उनको ज़रूरत भी है? ये अगेन एक सवाल है। अभी हम कराची की बात कर रहे थे, ओवरऑल सिंध में क्या सूरत हाल है थोड़ी सी वो भी आपको बता देते हैं। सिंध में शदीद सैलाब का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है, दरियाए सिंध में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा भी हो रहा है और बड़े शहरों में होने वाली तूफानी बारिश ने अर्बन फ्लडिंग के खदशात को अब मजीद बढ़ा दिया है। कराची में मलीर नदी, जिसका अभी हमें आपको बताया, वहाँ पर भी तेज़ बहाव है, जहाँ पर शाहराह भुट्टो को उसने तोड़ दिया इस बहाव ने और इसके बायस शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो मुतासर हो रहे हैं। हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर भी इस वक्त मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आए हैं। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा ये सदर्न पंजाब की तरफ आ जाए तो मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के सैलाबी रेले ने तबाही मचाई हुई है और हिफाजती बंद टूटने और शिगाफ डालने के बायस हज़ारों अफराद जो हैं वो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे जो एंकर हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले सिंध की सिचुएशन में आपको बता दें, वज़ीर सिंध के मुआविन खुसूसी सलीम बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या उनके पास इस वक्त अपडेट्स हैं सिचुएशन को देखते हुए और क्या वो बताएंगे आम आवाम को। सलीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त दरियाए सिंध में जो है ना सैलाब का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है, बारिशें भी मुसलसल हो रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं और क्या तैयारी अभी तक की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू।
जनरल जो फ्लड का सूरताल सिंध में है, तो दरियाए सिंध में जो सूरताल है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। और हमारी जो तैयारी है, आपको पता है सीएम साहब ने भी 12 ये कहा कि सिंध की पोजीशन ये है कि 10 लाख क्यूसेक पानी आराम से क्रॉस हो सकता है। 10 लाख क्यूसेक की पानी ये के लिए सिंध तैयार है। सिंध का डायनामिक्स थोड़ा सा पंजाब से डिफरेंट है, इस बात को समझने की जरूरत है। वो यूं डिफरेंट है कि पंजाब में जो है वो जमीन ऊपर है और दरिया नीचे बह रहा है, तो वहां अक्सर जब पानी ज्यादा होता है तो रिलीफ लेने के लिए लोग बंदों को कट मारते हैं, पानी बाहर निकलता है और निकल के घूम घाम के फिर उसको दरिया में जाना होता है। लेकिन सिंध में चूंकि दरिया ऊपर बह रहा है और जमीन नीचे है, और सिंध में जो जिसको बचाओ बंद हम बोलते हैं, जो कि एक टोटल दरिया की दोनों तरफ से एक बंद बना हुआ होता है, उस बंद से बाहर अगर दरिया खुदा न खास्ता निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए सिंध में किसी की किस्म की बंद को कट मारने का रवाज नहीं है और ट्रेंड नहीं है। ठीक तो है। सिंध में तो सलीम साहब, आप ये दरिया- डायनामिक्स डिफरेंट बता रहे हैं पंजाब से कि सिंध के मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पर क्या तैयारियां भी मुख्तलिफ की गई थी सिंध में फ्लड मैनेजमेंट के लिए? मैंने आपको अर्ज किया कि सिंध तैयार है और 10 लाख क्यूसेक पानी हम क्रॉस कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला पानी का जो एक स्पेल आ चुका है हमारे पास 24 अगस्त को। वो गुड्डू बैरेज पे 5.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजर चुका है। 5.5 लाख क्यूसेक पानी 24 अगस्त को क्रॉस कर चुके हैं। और इस वक्त भी पोजीशन जो है वो हमारे पास गुड्डू बैराज हो, शक्कर बैराज हो, तो वहां पे हमारे पास यही 5, 5.5, 6 लाख क्यूसेक पानी है। जो कि सिंध की तैयारी ये है, सिंध 8 लाख क्यूसेक से लेके 10 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस करेंगे हम दरिया को बगैर किसी नुकसान की। हाँ, जो जिसको हम कच्चे का एरिया बोलते हैं, बेसिकली वो कच्चे का एरिया नहीं है, उसमें भी 20% पॉपुलेशन सिंध का रहता है और वो बड़ा कल्टीवेट लैंड है। तो लेकिन चूंकि उसको कच्चे का एरिया इसलिए बोलते हैं कि दोनों बंदों के दरमियान जो दरिया है फिर वो बंद है, और जब ये 8 लाख या 10 लाख क्यूसेक पानी आता है तो उस कच्चे के एरिया को घेर लेता है जहां पे 20% पॉपुलेशन है। और वो लोग भी जो 20% पॉपुलेशन है, 1.6 मिलियन के बारे में कहा गया था कि वो डिस्प्लेस हो सकते हैं और उनको नकल मकानी करनी पड़ सकती है। तो अभी तक कितने लोगों ने नकल मकानी कर ली है सलीम साहब वहां से, उन एरिया से जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं? जो ज्यादा वल्नरेबल एरिया है वहां से 1 लाख से ऊपर लोगों को निकाला जा चुका है। और ये कि अगर ये सूरताल बड़ी 8-10 लाख, तो ये जो मैं जिस पॉपुलेशन की आपको जिक्र कर रहा हूँ जो कच्चे के इलाके में रहता है, और उसको वो यकीनन निकलेगा। उस कच्चे के इलाके से उनको सिंध गवर्नमेंट निकाल रहा है और इनको बाकायदा दूसरी जगह हम शिफ्ट कर रहे हैं। वहां पे प्रॉपर तरीके से इनको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उनको टेंट दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये हमारी वो तैयारी है जो मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख पानी को क्रॉस करने के लिए सिंध अच्छी बात है सलीम बलोच साहब, आप कह रहे हैं कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल है और आप पूरी तरह से तैयार है, ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को निकालकर सेफ जगह पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में और लोगों को शिफ्ट करने में कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, या फिर रिलीफ ऑपरेशन में कोई चैलेंजेस हैं सिंध हुकूमत को? यकीनन देखो, इस तरह की जितने भी रिलीफ की काम होते हैं, चैलेंजेस तो हमेशा दरपेश रहेंगे, और इन चैलेंजेस को नमर्द आजमा होना ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, हम सब का काम है। गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर अवेयर है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, आज से नहीं, हम तकरीबन जब ये सतलज, रावी और चनाब में जब पानी आया था, असल में एक अच्छी बात ये हमारे पास कि जब सतलज, रावी और चनाब में पानी आता है तो सिंध को तकरीबन 10 से 12 दिन मिलते हैं ये पानी पहुंचने में। तो एक आप ये समझो कि हमें अल्टीमेशन मिलता है 10-15 दिन पहले से कि ये पानी का मिकदार है और ये पानी हमारे पास आ रहा है, तो वो 10-12 दिन हमें तैयारी की मिल जाते हैं, जिससे हम अच्छी तरीके से अपना तैयारी कर लेते हैं। तैयारी तो हमारा वैसे पूरी साल चल रहा होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सलीम साहब, इन द एंड ये बता दीजिए, क्या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को जो मदद दरकार है वो मिल रही है, इमदाद जो चाहिए या वसाइल की जो कमी है वो उसके अंदर हिस्सा डाल रहा है राइट नाउ फेडरल अपना?
हाँ, पेट्रोल मकसद है कि पेट्रोल का एनडीए में हमारे साथ मिलके काम कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले भी सीएम साहब ने मज़ार कायद पे ये कहा था कि क्लाइमेट चेंज पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं तमाम वज़ीर आज़म चारों सूबों के उनको बुला के उनके साथ बैठ के एक मीटिंग भी करूंगा, और जितना वफाक का तावन है वो हमें हासिल है, और उस पे इंशाल्लाह ताला मजीद भी हमें ये तावन हासिल रहेगा। ग्लैड टू हियर इट। बहुत शुक्रिया सलीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सलीम वज़ीर आला सिंध के। आगे बढ़ जाते हैं जी, जनूबी पंजाब की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूंकि ये जो सैलाबी रैले हैं ये पंजाब से जनूबी पंजाब में दाखिल होते हैं और फिर सिंध की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी तक जनूबी पंजाब से ये सैलाबी रैले निकले नहीं हैं। अभी तक वहाँ खतरे की घंटी और वहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। 3 दरियाओं के सैलाबी रैले जनूबी पंजाब के लिए अब खतरा बने हुए हैं। जलालपुर पीरवाला की बात करें तो वो बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर है। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाला जा रहा है और इंतजामिया के मुताबिक शगाफ डालने का फैसला शहर को बचाने के लिए किया जा रहा है। और कल मैंने देखा जलालपुर पीरवाला में लोगों को रेस्क्यू वहाँ पर किया जा रहा था, एक कश्ती भी उलट गई, उसमें काफ़ी सारे लोग सवार थे। कुछ लोग कह रहे थे कि लोग ज़्यादा थे इसलिए उलट गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तमाम लोगों को बचा लिया गया। इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर क्या है, हमारे एंकर पर्सन आदिल निज़ामी हमें वहाँ से ज्वाइन करें, उनसे ज़रा जान लेते हैं। आदिल, क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? जलालपुर पीरवाला का बताया जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब में इफेक्ट होने वाला जगह है। कल एक कश्ती भी यहाँ पर उलट गई थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। अनम और आयशा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर खासी तबाही देखने को मिल रही है। अभी जिस तरह आपके साथ जो मेहमान मौजूद थे वो बता रहे थे कि सिंध को टाइम मिल जाता है, साउथ पंजाब को भी टाइम मिला था जब कादराबाद में चनाब से पानी आया था और सतलुज जो है गंडा सिंह के मुकाम से पानी उसमें आया था, तो लाहौर से जब पानी आया था रावी के अंदर, तो खासा टाइम था कि साउथ पंजाब पे यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, इंतजामिया थी, चीज़ों को अपने हाथ में ले लेती और चीज़ों को कंट्रोल कर लेती। लास्ट वीक हमने यहाँ से प्रोग्राम किया, मुल्तान में बहुत ज़्यादा तबाही थी। उस टाइम जलालपुर में जो पानी का लेवल है वो अप हो रहा था, शुजाबाद में अप हो रहा था। लोगों को उस तरह से इवैक्यूएट नहीं किया गया, जो यहाँ पे इंतजामिया जिस तरह एक्टिव होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई। अब सूरत हाल यहाँ पर ये है कि डिज़ास्टर है। अब मेरे अकब में आप देख लें कि पूरा आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और ये जितना पानी है इसके अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, आयशा और अनम, अभी तक यहाँ पर अंदर फंसे हुए हैं। कश्तियों की तादाद, कल सीएम यहाँ पर आती हैं तो सीएम को पता चलता है जनाब कि मजीद कश्तियों की यहाँ पे ज़रूरत है, और फिर सीएम को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 40-40 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये लेके एक बंदे को इस जो कह लें कि गहरे पानी से जो 10-10, 12-12 फीट तक लोगों के घरों को डुबो चुका है उसे बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे ये इंतजामिया थी, यहाँ पे ये पंजाब गवर्नमेंट के इंतजामात थे। दोबारा से बताइएगा, अभी भी मैं समझ नहीं पाई, क्या लोगों को निकालने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं? क्या आप पैसे देंगे तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा? देखें, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक नेशनल डिज़ास्टर है, लोग मर रहे हैं, उनका इमलाक जो है पानी में बह गया, उनके साल भर की गंदुम पानी में बह गई, उनके घर गिर गए हैं, वो अपनी जानें बचाकर ऊंचे मुकाम पर मौजूद हैं, इमदाद के लिए, रेस्क्यू के लिए तलबगार है। और जो वहाँ पर निजी बोट जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे थे, वो उनसे जनाब 40-40 हज़ार रुपये मांग रहे थे कि फ़ी बंदा, फ़ी खानदान आप हमें पैसे दें, फिर हम आपको जो है किसी भी बंद पे या खुश्क इलाके पे सैलाब की तरह से निकालेंगे। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल थी जहाँ पर सारा फोकस आपका मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे था, कमिश्नर मुल्तान का यहाँ पर था, RPO मुल्तान, मतलब पूरी आपकी मैनेजमेंट यहाँ पे लगी हुई थी। जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल देखते हुए वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से जो आप बता रहे हैं कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, कोई एक्शन लिया गया है इन लोगों के खिलाफ? कल ये मोहतरम जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, जब वो यहाँ पर आई थी तो उनके नोटिस में लाया गया, तो उन्होंने उसी टाइम इस पर नोटिस लिया फिर, और नोटिस लेने के बाद कहा जी जो प्राइवेट यहाँ पर कश्तियाँ जो लोग ओन करते हैं इनसे रेंट पे हायर कर लें, और जनाब फिर जनाब जो रेस्क्यू 11122 उसकी भी यहाँ पे कहने कुव्वत को बढ़ाया गया, मजीद यहाँ पे कश्तियाँ भेजी गई हैं, पाक फौज जो है उसकी भी यहाँ पे बोट्स और उसके भी एहलकार हमें यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि क्यों फोर्स ही नहीं किया गया। क्वेश्चन ये है मेरा कि जब आपको मालूम था कि इतने दिन से मतलब पानी का लेवल अप हो रहा है, और ये वो मुकाम है यहाँ पे वी बनता है, यहाँ पर जनाब आपका 5 दरिया मिलते हैं, जब आप पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं, तो दिस इज द पॉइंट हेड पॉइंट जहाँ पे 5 दरिया आकर इकट्ठे होते हैं। तो हाई रिस्क यहाँ पे था, सबसे ज्यादा पानी यहाँ पे आता था जलालपुर में। कोई प्रीएम्प्टिव मेजर्स यहाँ पर नहीं लिए गए थे कि ये तो होना ही है, ये तो ऑलरेडी फोरकास्टेड था कि यहाँ पर पानी आकर जमा होगा और लोगों को मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो क्या यहाँ पर प्रीएम्प्टिव मेजर्स कोई नहीं लिए गए थे?
जी बिल्कुल, वो ये लिए गए थे कि इंतजामिया इजलास कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी, महकमा इरिगेशन डिपार्टमेंट जो नहरी निज़ाम सारा के सारा देखता है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम ये है, जो पूरा साल बल्कि जिनकी पूरी ज़िंदगियाँ इस फील्ड में गुजर गई हैं, वो लोग नहीं असेस कर पाए कि यहाँ पे वाटर का लेवल कितना होगा। वो लोग नहीं मैनेज कर पाए कि अगर यहाँ पे वाटर लेवल अप होगा तो जो हज़ारों की तादाद में बेट के इलाके में आबादियाँ हैं, लोगों की कल्टिवेशन लैंड्स हैं, उनके घर हैं, उनके फार्म्स हैं, इनको कैसे निकाला जाएगा। अब ये कल CM के आने के बाद 50 कश्तियाँ रेस्क्यू 112 को की गई हैं। आयशा, आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ कि अगर आप मेरे अक्कम में देखें ना, ये जो दरिया का इलाका है, दरिया कम से कम अपनी जो गुजरगाह है उससे 30-30 किलोमीटर बाहर स्प्रेड हुआ है। 20-20, 30-30 किलोमीटर दोनों साइड पे आबादियों को उसने ज़ेरे आप किया हुआ है। अब जो बोट होती है रेस्क्यू के पास, वो 20 किलोमीटर उसकी स्पीड का आप अंदाजा लगा लें कि कितनी स्पीड होगी। फिर पूरे दिन में अगर एक बोट है तो 20 किलोमीटर आना और जाना, वो 2 से 3 चक्कर लगा लेगी। कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लेगी। अभी भी यहाँ पर लोग रो रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे प्यारे अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, जरूरत है। हमारा कुछ तखमीना यहाँ पर लगाया गया, कुछ आइडिया लगाया गया कि यहाँ पर मजीद कितनी बोट्स होनी चाहिए लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये तो प्रायोरिटी पर होना चाहिए ना कि लोगों की जानें बचाई जाएं जो वहाँ पर ऊंचे मकाम पर बैठे हुए हैं। कितनी बोट्स चाहिए, कितने रेस्क्यू के एहलकार चाहिए और कितनी कमी है, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? देखें, यहाँ पे जितनी इस टाइम इनके पास टोटल मैन फोर्स है 50 के करीब रेस्क्यू की कश्तियाँ, वो भी कल CM पंजाब वज़ीर आला मरियम साहिबा के आने के बाद ये वाला फिगर आया। 4 दिन से जलालपुर शहर डूबा हुआ था। ये 50 उनके पास है। यहाँ पे निजी NGO मरकजी मुस्लिम लीग है, अल खिदमत है, वो लोग काम कर रहे हैं, पाक फौज की कश्तियाँ। लेकिन जितनी अभी इनके पास मैन फोर्स, जितनी कश्तियाँ हैं, इससे मेरे ख्याल से 3 से 4 गुना भी ज़्यादा आ जाए ना तो फिर भी कम होगी जितना बड़ा यहाँ पे हमें डिजास्टर देखने को मिला। यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ के SDPO जलालपुर पीरवाला के DSP साहब थे, उन्होंने 2 रोज पहले लिखा जनाब अपने जो मुल्तान के कमिश्नर साहब थे, RPO साहब थे, कि जनाब ये आपने दरिया के अंदर एक रोड बना रखा है गिलानी एक्सप्रेस वे, इसको ब्रीच कर दें, पानी बासानी निकल जाएगा तो ये आबादियां बच जाएंगी। उन्होंने जनाब ये लेटर लिखा कमिश्नर साहब को, अगले दिन उनको मुअत्तल कर दिया गया। और कल रात वजीर आला के कहने पर मरियम औरंगजेब यहाँ पर मौजूद थी और खुद उस जगह को वहाँ पे ब्रीच करवा रही थी। मतलब एक ऑफिसर जो ग्राउंड पे मौजूद है, यहाँ पे काम कर रहा है, 2 रोज पहले आपको इंटीमेट कर रहा है कि इस जगह को आपको ब्रीच करना चाहिए, कर लेंगे तो शहरी आबादियाँ, ये बाकी जितनी कई मौजाजात, कई आबादियाँ जो लोगों की बच जाएंगी। आपने उसको मुअत्तल कर दिया। और कल आपने वही काम किया जो आपको एक ऑफिसर 3 दिन 2 दिन पहले करता। तो ये अलमिया है। अब आयशा, मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये अब ये बंद का इलाका है, ये जरा देख लें। ये लोग हैं, अब ये सुबह में 10:30 बजे का टाइम है, ये अब इनका नाश्ता भी करना है, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब ये खवातीन अगर इनसे बात करते हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया आप लोगों ने? नहीं किया, यहाँ से नहीं मिला, नहीं मिला। ये 3 बच्चे हैं। आदिल, हम इस वक्त सिचुएशन देख भी रहे हैं और लोगों की हालत इज़ार भी हमें नज़र आ रही है। इससे पहले कि मैं कुछ इस सेगमेंट की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दूं, आदिल मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगी। जब से फ्लड्स की सिचुएशन है, आप बाहर निकले हुए हैं, ट्रांसमिशंस भी कर रहे हैं, फील्ड में जाके लोगों की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो हालत इज़ार है, वो लोगों तक पहुँचा भी रहे हैं। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मीडिया जो है ना वो भी अपना किरदार अदा करता रहे और डेफिनेटली क्रेडिट देना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आदिल निज़ामी मौजूद थे जो कि जलालपुर की हमें सिचुएशन बता रहे थे। एंड वेकअप कॉल, मुझे लगता है कि इससे बढ़कर और वेकअप कॉल नहीं हो सकती कि अगर आप रिवर बेड्स के ऊपर रोड्स बना देंगे। और ये जब से मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं, KPK से जो सिलसिला शुरू हुआ था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ये सब कुछ हुआ हमारी नाअहली की वजह से ही है। और इससे बढ़कर और क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो अभी आदिल के मुताबिक जो सिचुएशन है, इंसानी जान की कीमत क्या लगाई गई है? 35 से 40 हज़ार। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वैसे मैंने अभी तक जो सैलाब की सूरत हाल है, लोगों की बेहिसी देखी है, लेकिन ये जो अल्फाज आदिल ने बताए, जो सिचुएशन बताई, इसमें मैं कहूँगी कि शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो ये हरकत कर रहे हैं और उनके खिलाफ नोटिस लिया जाना चाहिए। वी होप कि इस पर नोटिस लिया जाएगा। हम एक ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्क में इस वक्त जो मौसमी तब्दीली के जो असरात हैं वो हम सब देख रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये सजेस्ट भी किया गया था कि मुल्क में एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है मौसमियाती और ज़रई। इस पर अब इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है और इजलास के दौरान इस पर यह फैसला किया गया है। क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी के नफाज की उसूली मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के
के वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाने का भी ऐलान किया, जिसमें मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात में कमी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सैयद नवीद कमर साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं इस बारे में। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये सजेस्ट किया था और उनका था कि वक्त की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर ज़रूरी इमरजेंसी, मौसमियाती इमरजेंसी जो है ना वो लगाई जाए। आपकी राय इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी। एंड देन आप क्या फिर इस नफास के बाद क्या होता हुआ देख रहे हैं मुल्क के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और पर्टिकुलरली इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर पंजाब में है और सदर्न पंजाब में अब ये रेला सारे आ गया है। जो हमारा जो एग्रीकल्चर ब्रेड बास्केट भी समझा जाए, वहाँ बहुत डेविस्टेटिंग हालात हो गए हैं। अभी फ़िलहाल तो इंसानी जानें बचाने की और जिस हद तक भी मुमकिन हो जानवरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, बट अल्टीमेटली ये हमारी फूड सिक्योरिटी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अभी से ही प्लानिंग करें कि पानी जब उतर जाएगा और पीछे जो हालात बचेंगे उसको हमने क्विक स्टार्ट देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इमरजेंसी में एक तो खैर जाहिर है कि जो टैक्सेस हैं वो तो लोगों की इनकम ही नहीं है, तो टैक्सेस आप उनसे क्या लेंगे। जिन जिन इलाकों में पानी अभी भी खड़ा है या जो आके और हर चीज़ को तहस नहस करके गया है। उसके अलावा लोगों ने कुछ जो एग्रीकल्चर के कर्जे लिए हुए हैं मुख्तलिफ बैंकों से, उसमें भी उसको एक तो रोल ओवर करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने जो फोरगॉन इंटरेस्ट है उसको पिकअप करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था पिछले साल कि हम गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इस साल वैसे ही शॉर्टेज है जितनी एरिया कल्टीवेट हुई है गंदम के लिए जो पिछले साल गुजरा है। और अब जो सैलाब में की वजह से जो स्टॉक्स रखे हुए थे वो भी अफेक्ट हुए हैं, कुछ जखीरा अंदोजी की वजह से और कुछ एक्चुअली फिजिकली डिस्ट्रॉय भी हुए। तो आपको पानी के रिसीड होने के बाद फौरी तौर पे उन फार्मर्स को हेल्प करना होगा। एक तो गंदम ज़ाहिर रबी का सीजन भी अब 1-2 महीने के बाद आ जाएगा, तो सोइंग की ज़रूरत होगी। उनके पास कुछ खाने को नहीं है तो वो बीज कहाँ से लाएंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्टिलाइजर कहाँ से लाएंगे नवीद कमर साहब। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि वफाक और सूबे किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में? ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से कायम किया जाएगा? देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वफाक के अंडर आती हैं और कुछ चीज़ें जो है सूबे के अंडर आती हैं। जहाँ तक वफाक का ताल्लुक है, वहाँ वफाक जो है वो इंटरनेशनल जो है ये अपील भी डाल सकता है ताकि हमें जो मसाइल, क्योंकि हम इस वक्त एज इट इज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से पिछले कुछ सालों से गुजर रहे हैं। हम IMF प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमने वो फैसले भी करने पड़े हैं जो कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन मुल्क को वापस स्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशन लाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें दोबारा से IMF से बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि पूरी जो गंदम की इकोनॉमी है उसको रिवैम्प करने के लिए हम ये नहीं कि अपनी नेशनल फूड सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर दें। ये तो कोई अक्लमंदी की पॉलिसीज नहीं होती, तो वो भी हमें करने की जरूरत है। लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ग्राउंड पे, वो तो सूबाई हुकूमत ने करनी होती है ना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो चीज़ों की या लोगों को जो फाइनेंस करना है। बिलावल साहब ने जैसे सजेस्ट किया है कि आसान सबसे तरीका होता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का, बजाय इसके कि बीच में फिरफिरे जो लोग जो हैं मुफ्तवारियों और दूसरे उसके थ्रू आधी चीज़ें मिलें आधी ना मिलें। जो एक्चुअल रेसिपिएंट है उसको डायरेक्टली कैश मिले और वो उसके लिए अवेलेबिलिटी हो चीज़ों की कि वो जाके उनको खरीद के और हमारी पूरी इस सिस्टम को दोबारा से पैरों पे खड़ा। नवीद साहब,
नवीद साहब, व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, 18 अमेंडमेंट के बाद भी नो कि ये सूबाई मामला है, लेकिन बहुत सारे मामला जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, इंटरनेशनली जब दूसरे ममालिक से बात करने की बात आती है तो उसमें फेडरल को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और ये हमने देखा भी था 2022 के फ्लड्स के बाद। 2023 में UN और पाकिस्तान ने मिलकर जिनेवा में एक कन्वेंशन जो है जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक को बुलाया गया था और बताया गया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है आप लोगों की वजह से। $9 बिलियन के करीब प्लेज हुआ, जिसमें से सिर्फ मिला $2 बिलियन, और वो भी कर्जों की मद के अंदर मोस्टली। आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान को अपनी ये सारी सिचुएशन दुनिया के सामने रखनी चाहिए? ठीक है, हमारी अपनी नाअहलियाँ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले मसाइल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा क्लाइमेट चेंज के अंदर या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर 0% के करीब है, 1% से भी नीचे है। अब हाउ शुड वी गो अबाउट इट इन द वर्ल्ड? देखिए, एक तो ये है वो तो एक कॉन्स्टेंटली हमने कैंपेन रखनी है, क्योंकि ये सारा हमारा जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वो हम जा रहे हैं एक वाटर स्कैर्सिटी सिचुएशन में बहुत जल्दी कुछ सालों में। तो वो तो खैर उसको हाईलाइट करने की भी ज़रूरत है और दूसरे मुल्कों के साथ मिलके इस सारी चीज़ को जो है जो मालिक जहाँ पे ये सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं उनको जो है कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना है। लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे जो है जैसे आपने कहा 2022 में भी यही सिचुएशन थी, तब सिंध में थी या पंजाब में ज्यादा है, कि हमें उनको ये दिखाना है कि आप फौरी तौर पे आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। दुनिया में टू बी ऑनेस्ट देयर इज डोनर फटीग जिसको कहते हैं, कि कोई किसी को कुछ देने को तैयार इस वक्त ऐसे नहीं है। तो अगर आप कर्जे ही मिल जाते हैं, देखिए एक सिंध का प्रोग्राम था इस सारे एस्पेक्ट का कि जिन लोगों के घर डिमोलिश हो गए हैं उनको घर बना के दिए जाएं। वही फंडिंग हुई वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन वो ऐसा ना था कि पैसे मिले और आपने दे दिए। वो बाकायदा सैटेलाइट से एक एक घर को मॉनिटर किया गया जब तक कि फर्स्ट फेज उन्होंने बना दिया, फिर दूसरा ट्रांच मिली, फिर तीसरी ट्रांच मिली, और इस वजह से इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। हम इस इंतजार में ना बैठें कि दुनिया मुफ्त में हमें कुछ दे देगी, तो हमें हर किस्म का अपना करना चाहिए। आपने जो कहा 9 बिलियन में से सिर्फ 2 बिलियन क्यों आए? क्योंकि जो 2 बिलियन थे उसका जो है होमवर्क किया हुआ था, उसका सारा प्लान बनाया हुआ था। तो अब भी जब हम जाएंगे तो हम उन प्लान्स के साथ जाएं कि भाई इस तरह से ये चीज है, ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पहुंचने के ये हमें चाहिए, ये फाइनेंसेस चाहिए। अगर वो क्लैरिटी हमारी तरफ नहीं है तो फिर दुनिया भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हमारे अपने मसले मसाइल भी तो है ना ही हमें नवीद साहब, हमारी अपनी देखना पड़ेगा। इंस्टेबिलिटी पॉलिसी के अंदर तसलसल के भी मसले मसाइल हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे मौजूद थे और अपनी बुराई दे रहे थे, अपना टेक हमारे सामने रखते थे। मौजूद हमें आगे बढ़ना है, पहले ब्रेक की तरफ जाना है, फिर ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट फीवर चल रहा है। एशिया के कप जो है उसके अंदर सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। सनसनीखेज कहना चाहिए वैसे, अभी फिलहाल सनसनीखेज शुरू हुए नहीं, लेकिन आगे जाकर हमने मूड बनाना शुरू कर दिया कि आगे सनसनी जो है ना वो मैचेस के अंदर आने लगी है। गुज़श्ता रोज के मैच की बात कर लेते हैं तो मुत्तहिदा अरब अमारात के बैटर्स भारतीय बॉलर्स के सामने होना ही था, ढेर हो गई। अमारात की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर पवेलियन लौट गई और भारत ने सिर्फ 27 गेंदों पर हदफ जो है वो मुकम्मल भी कर लिया। ये तो हुआ जी, कल के मैच की बात हो गई, लेकिन आज भी वैसे इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश और हांगकांग का है। आई होप कि ये भी वन साइडेड ही होने वाला है। हांगकांग चूंकि अपना पहला मैच भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट हार चुके हैं। ये तो होगी क्रिकेट की बात, लेकिन कर रही हैं आप हांगकांग को, यू नेवर नो। आयशा को बहुत उम्मीदें हैं। वैसे अब हांगकांग की टीम में क्या है, इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स ही हैं, उनके अपने रीजन के तो लोग हैं नहीं। तो बहरहाल ये अभी तक की सिचुएशन है। आज जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर हमने डिस्कस करना है। कंट्रोवर्सी वैसे क्रिएट कर दी गई, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। एशिया कप ट्रॉफी की जो रूनुमाई हो रही थी उस दौरान ज़ाहिर है सारे कप्तान जाकर हाथ मिला रहे थे मोहसिन नकवी साहब से, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं इस वक्त।
तो सलमान अली आगा के साथ जो भारतीय कप्तान है सूर्या कुमार यादव, उन्होंने उनसे शेक हैंड किया, इसके साथ साथ मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला लिया। अब ये जो चीज़ है ये भारत पर बिजली बनकर गिरी है। ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म भी एक चीज़ होती है, वहाँ पर तनकीद शुरू हो गई, इसको गद्दार कह रहे हैं। सूर्य कुमार यादव गद्दार है। नहीं तो मतलब बेचारा सूर्य कुमार यादव क्या करता, वो मोहसिन नकवी से हाथ में, अगर उसने हाथ आगे किया तो वो उधर मुंह करके खड़ा हो जाता कि नहीं मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। देशद्रोही, ये लफ्ज वहाँ इंडियन मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है भाई। फिर आप पाकिस्तान के साथ मैच भी क्यों खेल रहे हैं? फिर तो आपकी पूरी टीम देशद्रोही हो गई। लगता है ऐसा कि इंडिया में ना वो गद्दारी का टैग जो है ना सारे लोग हाथ में लेकर घूम रहे होते हैं कि किसी ने कुछ भी कर दिया, किसी ने किसी मुस्लिम के बारे में बात कर दी, किसी पाकिस्तानी या मुस्लिम के साथ हाथ मिला दिया या वक्त गुजार दिया। भाई ये तो अभी तो जोड़ रहे हैं ना, पहलगाम के साथ जोड़ रहे हैं जी, आपने उन लोगों का खून याद रखना है। तो जबरदस्ती वही बात है कि पॉलिटिसाइज कर देना है और दहशतगर्दी का इल्जाम जबरदस्ती हमारे साथ जोड़ देना। खेलने दो, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इन लोगों को भी खेलने दो। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और भी अहम सेगमेंट्स हैं हमारे पास, उन पे बात करेंगे। Stay with us. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हमने बात करनी है, वो है आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में अंदाजन हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है और ये शरह एक औसत तखमीना है। ताहम मुख्तलिफ तहकीकात में इसमें नुमाया फ़र्क पाया गया है। मिसाल के तौर पर अमरीका में ये शरह हर 31 में से एक बच्चे तक जा पहुँची है। ये अभी हम अमरीका की बात। अच्छा, हम अगर डायनामिक्स की बात करें तो इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है कि दुनिया भर में शरह मुख्तलिफ है और ख़ाली अमरीका की बात करें तो वहाँ पर शरह जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ऑटिज़म से मुतालिक आदाद शुमार जो हैं वो बहुत ही कम है, महदूद हैं, हम ये कह सकते हैं, या फिर बहुत ही स्कैटर्ड है। ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में 3.5 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑटिज़म का शिकार है, लेकिन दुरुस्त डेटा जो है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो ये भी हो सकती है सही तरह से तशख़ीस नहीं हो पाती है, माहिरीन की कमी है, एंड देन समाजी आगाही जो है उसका भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। जितनी हमारी इसके ऊपर रिसर्च है उसके मुताबिक ऑटिज़म सिर्फ एक नहीं होता बल्कि बहुत किस्म के होते हैं और उनको मैनेज करने के तरीके भी बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी वो ये कि हमारे मीडिया के ऊपर इसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। तो हमने सोचा इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त महाविश एजाज मौजूद हैं। आप अक्सर इनको देखते हैं मुख्तलिफ रोल्स के अंदर एज एन एक्सपर्ट हमारे सामने आते हैं, लेकिन आज उनको हमने बुलाया है एक माहिर नफ्सियात के तौर पर। और एक और बात जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, वो ख़ुद भी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की वालिदा हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में हमें बता सकती हैं। महाविश, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग भी कहूँगी आपको, एंड आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले ऑटिज़म की बीमारी के बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि व्हाट इज़ ऑटिज़म, कितनी इसकी अक़साम हैं, एंड आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा जो है बीइंग द मदर ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड वो कैसा है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। आई हैव 2 ऑटिस्टिक बॉयज़, बोथ माय बॉयज़ आर ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। और ऑटिज्म की एक साम से ज़्यादा स्पेक्ट्रम है, जैसे कौसे क़ज़ा होती है तो एक स्पेक्ट्रम जो होता है जैसे एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है और कई जगह कई रंगों में दिखती है, तो ऑटिज्म भी इसी तरह कई रंगों में दिखता है। बोथ माय बॉयज़ आर इनक्रेडिबली डिफरेंट इन मैनी वेज, दे हैव डिफरेंट चैलेंजेस, दे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। जैसे कोई एक बच्चा सेम नहीं होता, दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, वैसे ही 2 ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो सेम नहीं होते। और वो कहा जाता है कि इफ़ यू मेट वन चाइल्ड विद ऑटिज्म यू ओनली मेट वन चाइल्ड विद ऑटिज्म। तो आप ऑटिज्म को इस तरह कंपैरिजन में नहीं डाल सकते कि अच्छा इसके बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स हैं तो दूसरे बच्चे के अंदर वो सिम्टम्स हैं, तो देयरफॉर वो कुछ और है और ये कुछ और है। वो एक स्पेक्ट्रम ही साइकोलॉजिस्ट पे काम कर रहे हैं कि इसको और बेहतर तरीके से डिवाइड कैसे किया जाए, एक्सप्लेन कैसे किया जाए। लेकिन इसमें लेवल्स हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। एक लेवल में ये कहा जाता है कि जी इसमें सब्सटैंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। सो इट्स डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट कि जो भी बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है ऑटिज्म के साथ, जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, यानी ये कि ये आपकी ब्रेन की जो तारें होती हैं, जो हमारी ब्रेन में जो कनेक्शंस बने होते हैं, जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के बने होते हैं। एक न्यूरोटिपिकल बच्चा यानी एक रेगुलर बच्चा, नॉर्मल बच्चा फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उस बच्चे का ब्रेन जिस तरह काम कर रहा होता है कंपेयर टू द चाइल्ड जिसका ब्रेन उस तरह काम नहीं कर रहा होता है, जो न्यूरो डाइवर्जेंस के अम्ब्रेला में आता है। सो आई होप आई एम नॉट गिविंग टू मेनी हेवी टर्म्स, आई नो इट कैन बी अ लॉट फॉर स्पेशली पेरेंट्स, बट आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक टू एजुकेट पेरेंट्स एंड सोसाइटी। थोड़ा सा अगर ये अब आप हमें बता दें, एक बच्चा ऑटिस्टिक पैदाइशी तौर पर होता है, ये बाद में जाके उसमें ये सिम्टम्स ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं, और क्या ये जेनेटिकली आगे ट्रैवल भी करता है?
आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, एक मिथ डेवलप हो गई है या लोगों के बारे में ये लोग ये सोचते हैं कि इस किसी के छूने से लग जाता है या टीवी देखने से लग जाता है या आईपैड जो है वो कॉज कर रहे हैं ऑटिज्म। ऐसा नहीं है। ऑटिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक मौजूद है, यानी कि एक जेनेटिक चीज है। ये कहीं किस तरह कैसे मैनिफेस्ट होती है इस पर देखिए, जैसे हमारा ये कंट्रोल नहीं होता कि हमारा बच्चा पैदा हो रहा है उसकी ब्राउन आंखें होंगी या ग्रीन आंखें होंगी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह हम ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते जो चीज़ हमारे जेनेटिक मेकअप में है और जो जेनेटिक तरीके से जो हमारे बच्चों के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, बस ये कहते हैं ना जी अल्लाह की तरफ से। तो ये एक जो भी चीज़ है ये कॉज नहीं हो सकती, ये एक जेनेटिक चीज़ आपके अंदर मौजूद है। और लोग कहते हैं जी पहले तो नहीं था ऑटिज्म, पहले तो हमने कभी नहीं देखा। पहले भी थे लोग, लेकिन आप उनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करते थे, आप उनको उस नज़रिए से नहीं देखते थे। अब क्योंकि लाइफ और एजुकेशन के चैलेंजेस डिफरेंट हो गए हैं तो मैनिफेस्टेशंस अलग हो गई हैं, लेकिन ऑटिज्म इज डेफिनेटली जेनेटिक बेस्ड। इट कैन, इफ यू हैव समबडी इन योर फैमिली हु वाज ऑटिस्टिक, देयर इज अ चांस दैट आपकी फैमिली में आगे जाके भी कोई ऑटिज्म होगा। और ऑटिज्म जो है वो ये ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहेंगे ना कि जी फलां की वजह से हो गया और डिमका की वजह से हो गया, दैट्स नॉट हाउ ऑटिज्म। ठीक है। अच्छा महावीश, मुख्तलिफ स्टडीज जो हैं, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा वो ये बताती हैं कि ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स जो है ना वो बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो गए हैं स्क्रीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। इसके बारे में आपकी रिसर्च या आपका तजर्बा जो है वो क्या कहता है? मेरा तजर्बा और रिसर्च जो मैंने की है वो यही है, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो आई कैन टेल यू देयर इज अ लॉट ऑफ अलार्मिज्म अबाउट गैजेट्स। और बहुत सारे बच्चे जो आपने अगर ये रिसर्च पढ़ी होगी तो आपको ये भी मैं बताती चलूँ कि बहुत सारे बच्चे स्क्रीन्स पे रिलाई करते हैं टू कम्युनिकेट। अ लॉट ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, मेजॉरिटी ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर विजुअल लर्नर्स। वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट दे वॉच बिकॉज सोशल इंटरेक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। सो आई डोंट नो व्हिच रिसर्चेस यू टॉकिंग अबाउट, या लोगों का जो एक परसेप्शन है वो एक मिसपरसेप्शन है या वो एक मिसकंसेप्शन है, और ये डेंजरस बात है करना, क्योंकि स्क्रीन्स जो हैं वो बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं इमोशनल रेगुलेशन में, सोशल रेगुलेशन में। इनफैक्ट आईपैड्स में एप्स इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं, एक्सेसिबिलिटी तो जो मौजूद है ही, जो ऑप्शंस हर बिल्ट इन आईफोन में होते हैं, लेकिन एक ऐप जैसे फॉर एग्जांपल माय सन यूजेस एन ऐप कॉल्ड प्रोलोगो, एंड प्रोलोगो इज एन ऐप जिससे वो अपनी सारी बातें कम्युनिकेट करता है। और मेरे सन की वर्बल एबिलिटी कम है, लेकिन बच्चे जिनकी वर्बल एबिलिटी है भी उनको भी प्रोलोगो हेल्प करता है, क्योंकि प्रोलोगो इज ईजियर टू कम्युनिकेट। आपके पास ऐप में वो सारी चीजें दी हुई होती हैं, आई वांट वाटर, आई वांट जूस, आई फील हंग्री, आई हैव एन एक, बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो एप्स हैव बीन डिजाइंड टू एक्चुअली हेल्प चिल्ड्रन। लेकिन फिर ये नुकसानदेह कहाँ पर जाकर हो जाती है माविश? अगर मैं थोड़ा सा देखिए नुकसानदेह चाइल्ड का स्क्रीन का इस्तेमाल और एक नॉर्मल चाइल्ड जो है उसका स्क्रीन का इस्तेमाल, नुकसानदेह कहाँ पर जाकर होगा फिर? वो कोई भी चीज़ आप अपने लिए बता दीजिए, मेरे लिए बता दीजिए। अगर हम दिन में 8 दफ़ा खाना खाएंगे या अगर हम दिन में 10 किलो शुगर फाँक लें इन डिफरेंट तरीके, केक खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा, मेरे लिए भी नुकसानदेह नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं या हम ये बात कह रहे हैं कि सारा दिन बच्चा जो है वो एक आईपैड उसके पास हो और वो उसको हम और एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस ना कराएं। तो आई थिंक वो जो रिसर्चेस आप कह रही हैं वो शायद इस तरफ निशानदेही कर रही होंगी कि बच्चों को हर तरह की एक्टिविटी में डालना चाहिए, विच आई एम डूइंग फॉर माई चिल्ड्रन एंड आई एम श्योर ऑल पेरेंट्स आर डूइंग। हाउएवर इट्स ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव कि अगर हम ये सोचें कि जी हमने आईपैड देना ही नहीं है, स्क्रीन से बिल्कुल दूर कर दें बच्चे को, ताकि हम जो है वो बिल्कुल बच्चा स्क्रीन ही ना देखे। एक नॉर्मल बच्चा हो या चाहे एक ऑटिस्टिक बच्चा हो, स्क्रीन्स आपकी अब लाइफ का हिस्सा है। व्हाट यू कैन डू एज अ नॉर्मल child's parent or as an autism or a neurodivergent child's parent is that you can create healthy kind of options कि आपके बच्चे को स्क्रीन का वो एक्सेस हो। जैसे YouTube ने YouTube Kids इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें सिर्फ बच्चों वाली वीडियोस आती हैं। अच्छा माविश, थोड़ा सा अब ये भी बता दें कि शुरुआत किस तरह से होती है, ऑटिज्म की तशखीस किस एज तक जाकर होती है, और अगर हो जाए तो फिर पेरेंट्स को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक दैट पेरेंट्स को इस पे मुसलसल क्वेश्चंस करते रहने चाहिए। हमारे यहाँ स्टिग्मा बहुत है मेंटल हेल्थ का, हमें ऑटिज्म भी डर्टी वर्ड लगता है, डिप्रेशन भी डर्टी वर्ड लगता है। इट्स नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स अ रियलिटी, और इस रियलिटी को आप जितनी जल्दी टैकल करेंगे उतना अच्छा है। तो ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो बचपन से, बिल्कुल बचपन से ही आप देख सकते हैं। छोटे से बच्चे के जो माइलस्टोन्स होते हैं कि 3-4 महीने में बच्चा क्लैप रिस्पॉन्स देता है, 3-4 महीने 5-6 महीने का
का बच्चा सोशल इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है। 8-9 महीने के बच्चे की जो नेम रिस्पॉन्सेज होते हैं वो भी कुछ हद तक डेवलप हो जाते हैं, लेकिन बाय 2 years ऑफ एज जो उसके सोशल माइलस्टोन्स हैं अगर वो नहीं मीट कर रहा है तो फिर इसका मतलब है आपको उसकी असेसमेंट कराने की जरूरत है। और देखिए जी, असेसमेंट से डरना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एक थॉट प्रोसेस ये होता है, हाय अल्लाह डॉक्टर कुछ बता देगा, डॉक्टर बता देगा तो सही हो जाएगा ना, हेल्प भी हो जाएगी आपकी, और वो आपके बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक केयरिंग पेरेंट हैं तो डू इट फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड, डोंट बी अफ्रेड, यू हैव टू टेक इट हेड ऑन फ्रॉम द गेट गो। असेसमेंट से 2 साल की उम्र में, और साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाएं। पीडियाट्रिशियन असेस नहीं कर सकता, साइकाइट्रिस्ट असेस कर सकता है और साइकोलॉजिस्ट असेस कर सकता है, डिप्लोमा होल्डर्स असेस नहीं कर सकते। असेसमेंट के लिए यू हैव टू सी अ प्रोफेशनल, और ये क्वैक्स और ये रैंडम डॉक्टर गली के कोने में एक आंटी बैठती हैं, उन्होंने हमें बता दिया, प्लीज डोंट डू दैट, डोंट प्ले विद योर चाइल्ड्स लाइफ। फॉर दैट पेरेंट्स हैव टू बी ऑब्जर्वेंट एज वेल, अपने बच्चे को अच्छी तरह से ऑब्जर्व भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा किस तरह का बिहेवियर जो है ना वो शो कर रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माविश शेजाज मौजूद थी। वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी जानते हैं, क्रिटिक के तौर पे भी जाते हैं, लेकिन वो एक माहिर नफ्सियात भी हैं और इसके साथ साथ 2 उनके बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक भी हैं, तो बड़े अच्छा उनका इनपुट जो है इस सेगमेंट के अंदर रहा है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है जिस पर अभी हमने बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो शदीद पानी की किल्लत का सामना है या ख़तरे से दो चार है। इसको हमारी किस्मत कह लीजिए या जो भी है, लेकिन आज हमने बात ये करनी है कि हमने क्या किया है, उस चैलेंज से निमटने के लिए हम कर क्या रहे हैं। ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी को जमा करने और इस्तेमाल करने का निज़ाम ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत भी इस वक्त बन चुका है। पाकिस्तान में हर साल अरबों गैलन बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है, ज़ाया होकर बह जाता है या फिर ज़मीन में जज्ब हो जाता है। मगर अगर इस पानी को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो ना सिर्फ घरेलू बल्कि ज़रूरी और सनती ज़रूरियात को भी हम पूरा कर सकते हैं या उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आयरॉनिक ये है कि इस वक्त हम फ्लड से गुजर रहे हैं और ये फ्लड्स कोई नए नहीं है जिसके बारे में हम रोज़ ही बात कर रहे होते हैं कि पानी ज़ाया हो जाता है। यही पानी जो है ना आगे जाके कहा जा रहा है कि वाटर स्कार्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको अब हमने महफूज किस तरह से करना है, रिजर्व किस तरह से करना है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चंद सरकारी और प्राइवेट मंसूबे पहले ही कामयाबी से जा रही हैं, जहाँ पर घरों, स्कूल्स और दफातर में बारिश के पानी को टैंकों में महफूज किया जाता है। इसी तरह अगर कराची की बात की जाए तो कुछ तालीमी इदारों और हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निज़ाम नस्ब किया हुआ है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की किस तरह से जानी चाहिए, इसके लिए क्या वाकई में बहुत ज़्यादा आपको फ़ंड्स चाहिए या फिर आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ बैठ कर इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर कुछ करे, इंडिविजुअली क्या किया जा सकता है, इन सारे पहलुओं पर बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गेस्ट मौजूद हैं, शाहिदा कौसर फारूक साहिबा जो कि एक एनवायरमेंटल हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं और एक ज़बरदस्त किस्म का मैगज़ीन है जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग मैगज़ीन है सुबह 9, उसकी बानी भी हैं। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमें पता चला है कि पिछले 20 से 25 साल से वो काम कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, गवर्नमेंट्स को बता रही हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उसकी वजह से ये साल से बता रही हैं, 35 ईयर्स हो चुके हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। शाहिदा साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तो अभी नहीं है, क्या ये बहुत ज़्यादा महंगा है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये टेक्नोलॉजी कि हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाए अभी तक? देखिए, मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, लेकिन हम कराची से 95 में आए थे यहाँ पे। तो 95 में जब हमारे यहाँ बारिशें बहुत होती थी तो हम बचपन से सुन रहे थे बारिशें, पानी पे जंगें होंगी, तो मैंने कहा इस पानी को बचाना चाहिए। तो CDA के एक वो थे डायरेक्टर, उनसे मैंने बात की क्योंकि मैं बस जहाँ जाती हूँ शुरू हो जाती हूँ, पहले कराची में करती रही फिर यहाँ कर रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। फिर हमने अपने घर की छत से 3 टैंक लगाए और उसमें 2-3 हज़ार गैलन पानी बच जाता है हमें। जो रवैया है हमारा शाहिदा साहिबा कि हम तो ना बस बड़ी उस जिम्मा हो गया कि ये गवर्नमेंट्स का काम ही है, पानी को बचाना है तो गवर्नमेंट्स का काम है, हम पैसे देंगे, पैसे दे के पानी खरीद लेंगे या बोर करवा लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का काम इसके बारे में मैं कहूँगी थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, देखिए गवर्नमेंट का काम भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो ये कि हर एक को करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं इंडिविजुअल भी आप पानी बचाएं, प्लांटेशन करें। मैं तो हर रोज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दरख्त जो मुझसे हो सक लगा। काफ़ी झगड़े भी होते हैं लोगों से, ये प्लांटेशन पे झगड़े होते हैं कि यहाँ नहीं लगाने, ये तो खूबसूरती के लिए जगह है। मैंने कहा सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी जब आप बह जाएंगे, तो अभी तो जो वक्त की ज़रूरत है उस पर चलें। देखिए हुकूमत को चाहिए डैम्स बनाए, छोटे छोटे डैम बन सकते हैं। अच्छा, ये घरेलू लेवल पे या आप जिस तरह कह रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पे भी ये वाला सिस्टम आप लगा सकते हैं। एक छोटी जगह पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने में फ़ंड्स कितने दरकार होते हैं? मेरे ख्याल से
15-20 हज़ार। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, ठीक है। नीली टैंकियाँ नहीं होती जो पानी जिसमें भरते हैं, वो 3 लगा ले छत से, जो पानी है छत को साफ़ रखना पड़ता है, उस पे भरें आप। उसमें आपके कपड़े भी धुल जाते हैं, गाड़ियाँ भी साफ़ हो जाती हैं, और बर्तन भी बिल्कुल, अगर छत साफ़ हो तो बिल्कुल साफ़ पानी होता है, धुल जाते हैं। तो आप अगर 1 महीना का भी पानी बचा रहे हैं, कुछ तो बचा रहे हैं ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। या कतरा कतरा दरिया बनता है, आप इसको बचाएं इस तरह। और हुकूमत को चाहिए कि भाई देखें, हर जगह वो पहले से प्लानिंग करें, अब तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जो अभी बात करी थी ना, हम ब्रेक में बात करी थी कि फूड सिक्योरिटी का मसला जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाला है, उसके ऊपर मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। एंड देन आप 35 साल से काम कर रही हैं, डेफिनेटली आप मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ से या फिर स्टेक होल्डर से भी आपने मुलाकात की होगी, उनको आपने अवेयर भी किया होगा कि भाई ये होने वाला है। आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या प्रायोरिटी पर जाता हुआ ये मामला नज़र आया अपने पूरे एक्सपीरियंस के दौरान? देखिए, तारीफ़ सब करते हैं कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे लोगों ने ये कहा सेमिनार करो, सेमिनार भी हुए सब। मैंने कहा ये एक मिसेस हेल्गा थी, बेचारी की डेथ हो गई, जर्मन खातून थी, वो ये कहती थी कि शायद तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, कुरान शरीफ में तो सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट है हमारा, बाहर से इतना लाखों करोड़ों रुपये लग जाते हैं मेरे ख्याल से एक सेमिनार ये जो बाहर से कर रहे हैं, तो हमारे मुल्क में लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन मौजूद है। अब इसकी ज़िंदा मिसाल ये है, जैसे मैं कहती हूँ गाँव वालों से सीखना चाहिए। एक गाँव के बंदे ने कितने लोगों को बचाया, उसको पहले ही पता। तो हमारी हुकूमत को जो देख रहे हैं उनको पता नहीं कि सैलाब आना है, कुछ होना है, सोचें। तो मैंने कहा उनसे सीखें कि किस तरह करना चाहिए। गांव वालों को बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। सैलाब से और ये जो पानी अभी जिस चैलेंज का पाकिस्तान को सामना है, इससे निपटने का आपको लगता है ये सबसे मौसर तरीका है कि नेशनल लेवल पर हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को नस्ब कर लें? हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, हर एक ने किया हुआ है। और वो फिर पानी बहाते हैं कि हमारा पानी है। मेरे तो झगड़े होते हैं, मैं कहती हूँ भाई क्यों गाड़ियाँ धो रहे हैं। पहले कामरान लाशारी से मैंने वो लगवाया जुर्माना कि भाई गाड़ियों तस्वीरें खींच के भेजती थी 1000। अब शायद मरीम नवाज ने बंद किया है, गाड़ियाँ धो रहे हैं। मैंने कहा भाई किसको इम्प्रेस करो, पानी ख़त्म हो जाएगा, पीने को भी पानी नहीं मिलेगा। अब हो रहा है ना, 4-5 साल में इस्लामाबाद का पानी भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जो वाटर रिचार्जिंग की आप बात कर रही हैं, ये किस तरह से की जाती है? उस थोड़े से जैसे आप बोर कर रहे हैं, उसके साथ एक सिस्टम लगता है कि जैसे बारिश हो रही है तो उसका पानी उसमें जाए, और कुछ उसको ट्रीट करके डालते हैं ताकि गंदा पानी ना जाए। ठीक है, इस तरह से किया मैंने सिंपल से बता दें, जैसे कि हम रिचार्ज कर रहे हैं बैटरी को, उसी तरह ये पानी रिचार्ज होता है। ठीक है, राइट। अच्छा, वो बड़ा अच्छा आपने बात की कि कुरान मजीद के अंदर ये सारे मामलात हैं, और ये भी कहा जाता है हमारे दीन में कि आप बहती नदी के पास भी हो तो वहाँ पर भी पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वज़ू एहतियात से करना, सोचें वज़ू एहतियात से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा साहिबा, बड़े अच्छे तरीके आपका इनपुट बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और आई एम श्योर जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी ज़रा इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ से आपने पानी को ज़ाया नहीं करना, एक तो पानी जो ऑलरेडी है उसको ज़ाया ना करें, एंड रेन वाटर इसको हार्वेस्ट यानी कि इसको महफूज करें। ये आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर कहा जा रहा है कि वाटर स्कार्सिटी की तरफ यानी कि पानी की किल्लत की तरफ दुनिया जा रही है। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और इनको हम अपने प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी कह सकते हैं अपने तौर पर। किसी और का इंतजार ना करें, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, हमें खुद से अपने आप को महफूज करना पड़ेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. मनी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने 4 साल के बाद अब नए गैस कनेक्शंस पर जो पाबंदी थी उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला आवाम के शदीद मुतालबे के बाद किया गया है, खुसूसन उन अफराद की तरफ से जो नई रिहायशी स्कीम्स में रिहाइश पजीर हैं और उनके पास बिल्कुल गैस मौजूद नहीं है, और वो इंतज़ार कर रहे थे कब गवर्नमेंट जो है ना वो ये पाबंदी हटाएगी और उनको ये गैस दस्तयाब होगी। तो फाइनली उनके लिए अच्छी बिल्कुल ऐसा ही है। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पाकिस्तान भर में 35 लाख से ज़ायद दरखास्तें नए गैस कनेक्शंस के लिए ज़ेर इल्तिवा हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने इसी फैसले पर बात करनी है। इसके पस मंजर पर भी बात करेंगे, और इसके जो मुस्तकबिल है उस पर भी बात करेंगे कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग ये हो सकती है, ये पाबंदी का हटाया जाना। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान बुखारी साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बुखारी साहब आप? बस गैस ही गैस है। अच्छा, ये जो पाबंदी गवर्नमेंट ने एक लंबे टाइम पीरियड के बाद हटाई 4 साल है, के बाद। हाँ, तो ये कितने अरसे के लिए होगी ये पाबंदी का हटाया जाना? फिलहाल तो वो ये नहीं कह रहे कि ये पाबंदी कितने अरसे के लिए हटाई गई है, ठीक है, लेकिन इतलात ये आई हैं माजी करीब में कि 1,20,000 कनेक्शंस साल में दिए जा सकते हैं। तो इतनी गैस है हमारे पास वो अगला गैस की लोड शेडिंग भी तो होती है ना। भी बहुत अहम सवाल है। ये ऐसी नहीं है कि हमने पाकिस्तान में
कहीं गैस दरियाफ्त कर ली, जो बहुत ही एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वो भी ये कहता है कि हर साल पाकिस्तान में 7% गैस अपनी मकामी कम हो रही है, और कुछ आदाद शुमार तो 10-15% तक लेके जाते हैं। ये सारी की सारी हमने कुछ अर्सा पहले एक सेगमेंट किया था जो कि LNG के वो आए में कंटेनर्स, और पाकिस्तान ने ज़्यादा LNG खरीद ली, 3 कंटेनर्स जिनके ऊपर सबसे पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, फिर हमने भी उसके ऊपर कुछ तहकीक करके और यहाँ पे गुफ्तगू की। 3 कंटेनर्स तो कराची की बंदरगाह पे पहुँच गए थे या पहुँचने वाले थे, बहरहाल वो समुंदर में थे। तो फिर ये कैसे जुड़ रहा है ये मामला उस चीज़ से कि जो LNG ज़्यादा हमने मंगवा ली, ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, एंड देन अब ये कनेक्शन दिए जा रहे हैं, इनको ज़रा जोड़िए, कड़ी जोड़े इनकी। हमने मुस्तकबिल के लिए भी ख़रीद लिए हैं, ठीक है, और अब वो एक हुकूमत पाकिस्तान के पास एकदम से बस मुस्तकबिल के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा भी है, एंड देन हम नए कनेक्शंस भी दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा है तो कहीं ना कहीं उसकी खपत होनी है। और ये जो सुई गैस जो पाइप्स में आती है, वो आती रही है, वो उससे मुख्तलिफ जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो RLNG यानी री गैसिफाइड LNG, ये LNG की सूरत में आती है, फिर इसे एक कन्वर्जन प्लांट में डाल के और वहाँ से इसे कन्वर्ट किया जाता है। बुखारी साहब, इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह आपने कहा कि इजाफी है, तो अभी सर्दियाँ चुके आ रही हैं, तो हम ये समझें कि गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और फ़िलहाल तो हमें ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जब वक्त आएगा अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर अनम ऐसा ही हो कि गैस की लोड शेडिंग ना हो, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग तो बहुत कम हो गई है वैसे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग, लेकिन बिजली की कम लोड शेडिंग की वजह ये है कि पाकिस्तान में जो माशी तरक्की सुस्त रवि का शिकार हुई है, उसके नतीजे में बिजली की खपत कम हो रही है, तो इसलिए। अच्छा, बिजली की खपत इसलिए भी कम हुई है क्योंकि लोग सोलर पैनल्स की तरफ बहुत ज़्यादा गए हैं, तो वो जो हमारे सिस्टम के अंदर एनर्जी या बिजली मौजूद थी वो डेफिनेटली कहीं उन्होंने जाना था। खैर, अभी आपको क्या लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा आप कह रहे हैं दरखास्तें हैं जो कि कनेक्शन लेना चाहती हैं, तो ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा? 35 लाख दरखास्तें 35 लाख इतलात हाल ही में आई थी कि 1,20,000 सालाना कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। ये बताइए, अब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर ही होगा, क्योंकि 35 लाख जो है इट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़े, यानी कि ये 35 घराने हैं जिनको ये कनेक्शंस चाहिए। 1 लाख मिलेंगे तो अगले 35 साल तक हम क्या ये समझे कि ये दिए जाते रहेंगे इसी तरह से कनेक्शंस, पाबंदी कुछ ना कुछ इसका देखिए करना पड़ेगा, और इसे कई एंगल से देखना पड़ेगा। मैं एक गाँव में जा चुका हूँ, यहाँ से 1.5 घंटे के फासले पे है, पोठवार में। वहाँ पे अजीब सूरत हाल है कि मीटर्स लगे हुए, पाइप्स बिछे हुए, ठीक है, लेकिन लोगों के पास मीटर्स लगे थे किसी सियासी वजह से, वो आज तक उनमें घरों में गैस नहीं आई। ठीक है, तो ऐसी भी मिसालें हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज या स्पेसिफिक शहरों के लिए है, या फिर ये ओवरऑल पूरे मुल्क के लिए है कि पूरे मुल्क में ही गैस कनेक्शन दिए जाएंगे? देखिए, एक दिन हुआ है अनाउंसमेंट पे, ठीक है, अभी इसके बारे में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं, तो कुछ अंदर की खबर दें ना फरहान साहब, लेकिन अंदर की खबर जो अपोजिशन के ज़राए बता रहे हैं, फिर वो सियासी बात हो जाती है, लेकिन अपोजिशन के ज़राए ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में सबसे पहले दी जाएगी। अब ये हकीकतन वाक़तन ये होता है कि नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन लोग ये दावा कर रहे हैं। हमने देखा, मैं अपने इलाके की बात करूं, विहाड़ी साइड पे, उस इलाके में पहले गैस थी ही नहीं। मेन सिटीज़ की मैं बात नहीं करी, अंदरून की बात कर रही हूँ। वहाँ पर गैस नहीं थी, पूरे रीजन को, पूरे इलाके को गैस दी गई। शहरों में गैस पूरी नहीं पड़ी। उस कॉन्टेक्स्ट में हम पूछ रहे हैं कि ऐसे इलाकों में जहाँ के गैस के कनेक्शंस, तो क्या गैस ही नहीं थी, वहाँ पर भी दी जाएगी गैस उन इलाकों को भी? जो वज़ीर तवानाई ने जो ऐलान किया है वो ये कहते हैं कि जो गैस कंपनीज हैं पाकिस्तान में 2, वो मीटर्स और पाइप्स मंगवा चुकी हैं, मतलब उनके पास ये सामान मौजूद है। तो अगर मीटर्स और पाइप्स उन्होंने मंगवाए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नए इलाकों में जाके कनेक्शंस देंगे, वरना एग्जिस्टिंग कनेक्शंस में अगर देनी हो तो वो ठीक है दे दें, क्योंकि लोड शेडिंग जिस तरह होती है पहले उसे कम करें। फिर सनत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ये जो यूरिया फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल कलीदी किरदार है उसका ज़राअत में,
उसको बनाने के लिए, यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक ज़रिया है। यानी आई होप ये जो अब ऐलान किया गया इसके मुताबिक प्लानिंग भी हमने पूरी करके रखी हुई हो, क्योंकि अक्सर हम वो सियासी तौर पर हमें नज़र आता है कि ऐलान कर दिए जाते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा जाता है, एंड देन लोगों को जो दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लास्ट मिनट हमारे पास कंक्लूड, ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और इसके अलावा देखिए ऑल्टरनेटिव मीन्स भी हैं। मसलन सोलर का आपने जिक्र किया, कई लोगों ने पिछले 4 साल में यहाँ पे सोलर लगाए, और ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, आम आदमी गरीब आदमी तो नहीं कर सकता, उन्होंने सोलर स्टोव्स भी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोव्स भी ले लिए। सोलर स्टोव्स मुल्क में आए, तजर्बे हुए, अभी तक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हुई, लेकिन वो इलेक्ट्रिक स्टोव्स लेके उन घरों में जहाँ पे सोलर एनर्जी आ रही वो हुआ। फिर देही इलाकों में हो सकता है बायोगैस हो रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पे होना चाहिए, खास तौर पे देही इलाकों में, वहाँ पे उतने बड़े पैमाने पे जरूरत है ना, तो वो अल्टरनेट मींस की तरफ चला ही जाएगा डेफिनेटली अपने पैसे खर्च करके। मुझे तो एक मुल्क के किसी एक ऐसे भी आदमी का पता है जो कि बायोगैस से घर का भी निजाम चलाता था और सिलेंडर्स भर के उसमें अपनी गाड़ी भी चलाता था। वाह, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब, ये इंपॉर्टेंट खबर थी, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि ये कनेक्शन जो है उनके ऊपर 4 साल से पाबंदी लगी हुई थी गैस कनेक्शन के ऊपर, वो अब हटाई जा रही है, और तकरीबन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 1 से 1.5 लाख आपने बात की थी या 1,20,000 तक नए कनेक्शन जो है 1 साल के अंदर दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं थोड़ा सा इंतजार, मजीद अपडेट्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। वक्त हो चुका है खत्म प्रोग्राम का, आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।